नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आधार IAS एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के राज्य गठन की जानकारी प्राप्त करेंगे, जहां हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये किस तरीके से शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत करेंगे, हम सीधे पहुंच जाएंगे कलचुरी काल में। और कलचुरी काल में हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था हमको आज दिखाई देती है, जिसको हम जिला प्रशासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जिला इसकी प्रमुख इकाई होती है, ये जो संरचना हम देख पा रहे हैं ये राजस्व पर आधारित है। इसमें सबसे ऊपर जो हमको इकाई दिखती है वो राज्य होती है। ये जो राज्य है इसे संभागों में बांटा जाता है, जो संभाग है इसे जिलों में बांटा जाता है, जिले में बटा होता है। और ये जिले जो हैं वो तहसील में बटे होते हैं, तहसील में। और जो तहसीलें हैं इनको हम बांटते हैं राजस्व क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में। इन राजस्व क्षेत्र को बांटा जाता है फिर से हल्का में, और हल्का को बांटा जाता है राजस्व ग्राम में, राजस्व ग्राम में। ये जो हम हायरार्की देख रहे हैं, ये जो पद सोपान देख रहे हैं, ये हमें अंग्रेजों की देन है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, छत्तीसगढ़ पर शासन करने आए, तब उन्होंने ये व्यवस्था लागू की थी जिसको हम संभाग जिला व्यवस्था कहते हैं। इसके पूर्व क्या व्यवस्था थी ये जानने की हम प्रयास करेंगे, और फिर हम आएंगे कि इस व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। समझिएगा, छत्तीसगढ़ में पहले कलचुरियों का शासन था और उन्होंने अपने प्रशासन को गढ़ों में बांट कर रखा था। जो इस प्रशासन की इकाई होती थी वो गढ़ होती थी। लेकिन बाद में कलचुरियों को हराने का काम किया मराठाओं ने, और जब मराठा यहां पर आए तो उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू कर दी और उसे कहते हैं सूबा शासन। सूबा शासन में वो अपने क्षेत्रों को सूबे में बांटते थे, और सूबे जो है वो फिर से परगने में बटे हुए थे। जैसे यहाँ पर राज्य संभागों में बटा हुआ है, वहां पर जो सूबा है वो परगनों में बटा होता था। जब मराठाओं का शासन था यहाँ पर, तो फाइनली इसके जो अंतिम शासक होते हैं जिनका नाम है रघुजी तृतीय। जब रघुजी तृतीय शासन कर रहे थे उसी समय भारत का गवर्नर जनरल बल के आगमन होता है लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड डलहौजी एक नीति के साथ भारत आता है जिसे कहा जाता है हड़प नीति। आप सबने पढ़ी होगी। इस हड़प नीति के तहत यदि कोई ऐसा शासक है जिसका कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका पूरा जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, उसका विलय कर दिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में। यह स्थिति निर्मित हो जाती है रघुजी तृतीय के साथ, क्योंकि उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो गई थी दिसंबर 1853 में। दिसंबर 1853 में जब मृत्यु होती है तो ये क्षेत्र ऑलरेडी अप्रत्यक्ष रूप से तो मराठा हार ही चुके थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। और फाइनली जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में इनकी हार हो जाती है, उसके बाद रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात ये जो क्षेत्र है, कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि अब कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो वो उसका मर्जर किस में कर देते हैं, वो कर देते हैं इसका मर्जर ब्रिटिश साम्राज्य में। अब 13 अप्रैल 1854 को, 13 अप्रैल 1854 पूरे छत्तीसगढ़ का विलय कर दिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी इसका विलय कर देता है, और जब विलय करता है तो इसी के साथ जो सूबा और परगना व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया जाता है, और उसे समाप्त करके एक नई व्यवस्था को अपनाया जाता है जिसे संभाग और जिला व्यवस्था कहते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इस समय मध्य प्रांत का हिस्सा था, 11 अलग अलग प्रांत थे, और 11 प्रांतों में से एक प्रांत था मध्य प्रांत। मध्य का क्षेत्र, जब तक कि ये मध्य प्रांत नहीं बना था तब इसका कुछ भाग बंगाल प्रांत में, कुछ भाग मद्रास प्रांत में और कुछ भाग महाराष्ट्र के प्रांत में, जिसको हम मुंबई प्रांत कहते थे, उसके अंतर्गत आता था। लेकिन जब पूरे मध्य भारत पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, तो उन्होंने एक नया संभाग बनाया जिसे मध्य प्रांत कहा। लेकिन इसके पूर्व, मध्य प्रांत बनने के भी पूर्व, जब पहली बार छत्तीसगढ़ क्षेत्र का मर्जर हुआ ब्रिटिश साम्राज्य में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का, महाराष्ट्र के कुछ एरिया का और MP के कुछ एरिया को जब इन अंग्रेजों ने जीत लिया, उसके बाद ये व्यवस्था यहाँ पर लागू की। क्योंकि ये हमको मराठाओं से मिला था, अंग्रेज जो है मराठाओं को हरा के यहाँ पर आए थे, इसलिए इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया नागपुर, और नागपुर में बैठाया किसको, ब्रिटिश अधीक्षक को। ठीक है, जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट होता था, अधीक्षक होता था, वो बैठता था कहाँ पर, कमिश्नर जो होता था वो कहाँ बैठता था, नागपुर में। और जो डिप्टी कमिश्नर है उसको अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता था उसके अंडर काम करने के लिए। ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ का भाग था, यहाँ पर चार्ल्स सी इलियट नाम के एक डिप्टी कमिश्नर को छत्तीसगढ़ भेजा गया, और वो छत्तीसगढ़ में आके इस व्यवस्था को अपनाता है और लागू करवाता है, जिसमें वो पूरे क्षेत्र को राज्य में बांटता है प्रारंभ में।
क्योंकि यहां से राजस्व की प्राप्ति कम हो रही थी, इसलिए सीधे उसने उसको जिला नहीं बनाया और प्रारंभ में 1854 में केवल तहसीलों का निर्माण स्टार्ट हुआ। और हम देखते हैं कि 1854 में 3 तहसीलें बनाई गई थी, जिसमें से एक थी रतनपुर, दूसरी रायपुर, रायपुर और तीसरी धमतरी। ये 3 तहसीलों का निर्माण 1854 में हुआ। 1854 के पश्चात इसी तहसील व्यवस्था को और विस्तार दिया गया और 1857 में 2 और नई तहसीलों को बनाया गया, जिसमें से पहली तहसील थी नवागढ़ और दूसरी तहसील थी धमधा। बाद में ये महसूस हुआ कि धमधा के क्षेत्र से जो राजस्व का कलेक्शन है वो ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए धमधा के स्थान पर हमने दुर्ग को तहसील बना दिया। इस प्रकार हमारे पास 5 तहसील हो गई थी। ये व्यवस्था आगे बढ़ी और हम देखते हैं कि 1861 में फाइनली 1861 में मध्य प्रांत का गठन हो जाता है। मध्य प्रांत का गठन। अब 1861 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, जो अब तक अंग्रेजों का क्षेत्र मुंबई, मद्रास और कलकत्ता के क्षेत्र में विभाजित था, जब इन्होंने मध्य के क्षेत्र को भी जीत लिया तो इन्होंने इन प्रांतों को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, पुनर्गठित किया और एक नया प्रांत बनाया। ऐसे तो पूरे यदि आप प्रांतों की बात करें तो 11 प्रांत हो गए थे, लेकिन उनमें से एक प्रांत था मध्य प्रांत। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो बाकी प्रांतों की जानने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस पे फोकस करते हैं कि मध्य क्षेत्र के 3 राज्यों को, जो वर्तमान में 3 अलग अलग राज्य हैं, इनको मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया जिसको मध्य प्रांत कहा गया। क्योंकि ये प्रांत जो है वो उस समय राज्य कहलाता था, राज्य जो है उस समय प्रांत कहलाता था, ऐसे समझिए। ठीक है, तो मध्य प्रांत का गठन किया गया और इसके अंतर्गत 3 राज्य आने लग गए। कौन कौन से? तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये तीनों राष्ट्र को मिलाकर हम क्या बोलते थे? इन तीनों राज्यों को मिलाकर हम कहते थे मध्य प्रांत। 1861 में जब मध्य प्रांत में इन 3 राज्यों का गठन किया गया तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में 3 जिले भी बनाए गए। 1861 में पहला जिला बना रायपुर, दूसरा जिला बना बिलासपुर और तीसरा जिला बना संबलपुर। अब थोड़ा सा इसको मैप से समझ के देखिए। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ को यदि आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपको। ये अभी का छत्तीसगढ़, उस समय ये आकृति नहीं आई थी। तो कैसा था छत्तीसगढ़? तो केवल इसका जो ये वाला एरिया है अभी, ये इसमें ऊपर का क्षेत्र बिलासपुर और नीचे का क्षेत्र रायपुर, केवल यही जो भाग है वो अंग्रेजों के अधीन था। जबकि इसके यदि नीचे की बात करें, जो ये वाला हिस्सा है, बस्तर वाला हिस्सा, यहां पर कांकेर और बस्तर के क्षेत्र में काकती वंश और कांकेर के क्षेत्र में गोंड वंश शासन कर रहा है। जबकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसको आज हम सरगुजा संभाग कहते हैं, ये अभी बंगाल प्रांत का हिस्सा है, मध्य प्रांत में शामिल भी नहीं हुआ है। इसका मतलब जो नीचे का बस हिस्सा है हमारा रायपुर बिलासपुर वाला, रायपुर बिलासपुर और दुर्ग का जो क्षेत्र है, केवल ये अभी छत्तीसगढ़ कहला रहा है। और इस छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मैंने आपको बताया 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और इसी के साथ संबलपुर। अभी जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है कुछ इस प्रकार का दिख रहा है 1861 में। थोड़ा वापस चलते हैं, आपको रिकॉल करवाता हूं। 1861 में जो मध्य प्रांत है वो 3 जिलों में जो मध्य प्रांत है इसमें 3 क्षेत्र शामिल है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और इसमें से छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कब हुआ? 1861 में। इसलिए हम देखते हैं कि रायपुर जिला कब बना? तो 1861 में। बिलासपुर जिला कब बना? तो 1861 में। और संबलपुर जिला कब बना? तो 1861। बाद में हम देखेंगे कि संबलपुर को हम उड़ीसा में दे देंगे, पर अभी याद रखिएगा कि ये किसका हिस्सा? 1861 में। तो ये मध्य प्रांत का हिस्सा था और मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ भी जो है वो मध्य प्रांत में ही आता था। आगे देखिए, 1865 में इसी मध्य प्रांत को, क्योंकि प्रशासनिक असुविधा हो रही थी, इसलिए इसे क्या किया गया? संभागों में विभक्त कर दिया गया। मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। इन तीनों राज्यों को मिलाकर अलग अलग 5 संभाग बनाए गए। कौन कौन के संभाग बने 1862 में, वो देखते हैं। 5 संभागों का निर्माण किया गया। पहला संभाग बना नागपुर, दूसरा संभाग बना गोदावरी तालुका और तीसरा संभाग सागर। जो चौथा संभाग बनाया गया सागर के बाद ये था जबलपुर और लास्ट में छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ को पूरा एक संभाग बनाया गया और इसका मुख्यालय कहां पर था, तो इसका मुख्यालय था रायपुर में। आपको मैंने बताया कि 3 जिले अभी बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, और एक संभाग बनाया गया ओवरऑल छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ का मुख्यालय जो था, संभाग का मुख्यालय, वो रायपुर का रखा गया। इसका मतलब ओवरऑल जो तीनों जिले हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये तीनों किस संभाग के अंतर्गत आने लग गए? रायपुर संभाग के अंतर्गत। कब? 1862 में। इसलिए रायपुर को हम संभाग बनना कब से मानते हैं? तो 1862 में रायपुर संभाग बना और इसके अंतर्गत 3 जिले आते थे। कौन कौन से 3 जिले? तो मैंने आपको बताया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये 3 जिले रायपुर संभाग के अंतर्गत आ रहे हैं 1862 में। यह व्यवस्था 1905 तक चलती रही। 1905 में जैसा कि आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक को पूर्वी बंगाल बना दिया और एक को पश्चिमी बंगाल बना दिया। इस व्यवस्था से जो भारतीय है वो परेशान होगा और उन्होंने जब इसका जवाब मांगा तो पता चला कि ये जो संस्कृति और भाषा के आधार पर ये दोनों क्षेत्र अलग हैं, इसलिए इनका विभाजन कर दिया गया, ऐसा अंग्रेजों ने बताया। तो इन्होंने मांग की कि ऐसे तो बहुत से क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में जो भाषाई आधार पर एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं पर एक ही प्रांत का हिस्सा है, तो क्यों ना उन्हें भी पुनर्गठित किया जाए। अंग्रेजों ने इस बात को मानते हुए 1905 में मध्य प्रांत को फिर से पुनर्गठित किया और 1905 में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। इसमें याद रखेंगे कि 1905 में पहली बार जो छत्तीसगढ़ में संबलपुर जिला है, इसके अंतर्गत आने वाली 5 देशी रियासतों को हम बंगाल को दे देंगे और बंगाल से जो 5 देशी रियासतें हैं वो कहां ले आएंगे? छत्तीसगढ़ में। पहले समझ लीजिए देशी रियासत क्या होती थी, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रांत तो आपको समझ आ गया, जहां पर ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन कर रहे थे उनको हम प्रांत कह रहे थे, लेकिन देशी रियासत वे क्षेत्र होते थे जहां से ब्रिटिशर्स अपने खुद शासन ना करके वहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ना कि खुद प्रत्यक्ष शासन करते थे। वहां पर राजा जो रहता था उस क्षेत्र का या जमींदार जो रहता था वो उस क्षेत्र में शासन करता था और बदले में वो क्या दे देता था? कर दे देता था। किसको? तो अंग्रेजों को। समझिएगा, अंग्रेजों को कर दे देता था। इस प्रकार से ये शासन चल रहा था। ऐसी बहुत सारी देशी रियासतें छत्तीसगढ़ में भी थी। इनमें से जो 5 देशी रियासतें हैं उनका वो हमारे संस्कृति और भाषा के आधार पर अलग थी, जबकि 5 ऐसी रियासतें थी जो हमारे से भाषा और संस्कृति के आधार पर समानता रखती थी लेकिन बंगाल का हिस्सा थी, और हमारे पास 5 ऐसी रियासतें थी जो हमसे संस्कृति और भाषा के आधार पर अलग थी और हमारा हिस्सा थी। तो हमने इनका एक्सचेंज कर लिया और 5 रियासतों को पहले छत्तीसगढ़ में शामिल किया और 5 रियासतें हमने बंगाल को दे दी। तो कौन कौन सी रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हुई वो देखते हैं। पहली रियासत का नाम है सरगुजा, दूसरा याद रखेंगे कोरिया, जशपुर, चांग बखार और उदयपुर। इन 5 देशी रियासतों को हमने छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया। ठीक है, और इसके शामिल होने से अब क्या होगा? तो अब छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी क्षेत्र है ये कहाँ आ गया? छत्तीसगढ़ में। पहले ये क्षेत्र कहाँ था? बंगाल में था। अब कहाँ आ गया? छत्तीसगढ़ में। तो हमारे पास ऊपरी हिस्सा आ गया। नीचे तो देशी रियासतें ऑलरेडी शासन कर रही हैं और बीच में अंग्रेज शासन कर रहे हैं। ऊपर वाला हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से और नीचे वाला हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ का हिस्सा है या अंग्रेजों का हिस्सा, ऐसा कर रहे हैं। 1905 में इन 5 देशी रियासतों को हमने बंगाल प्रांत से लिया और 5 देशी रियासतें जो संबलपुर के क्षेत्र में आती थी वो किसको दे दी हमने? वो दे दी हमने उड़ीसा को। तो ये समझ लीजिए कि संबलपुर जो क्षेत्र है, जो जिला था अब तक, जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, वो हमने किसको दे दिया है? अब वो दे दिया है हमने बंगाल प्रांत को। और बंगाल प्रांत से बदले में क्या ले लिया? ये 5 देशी रियासतें जो कि छत्तीसगढ़ का शीर्ष भाग बनाती हैं। इसलिए 1905 में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का मानचित्र हमारे सामने आया। यहां तक ध्यान रहेगा। 1905 में जब हमने एक जिला वहां दे दिया संबलपुर में, तो हमारे पास जिलों की संख्या केवल 2 हो गई, रायपुर और बिलासपुर। और ये किसके अंतर्गत आते थे? तो रायपुर संभाग के अंतर्गत ये दोनों जिले आते थे। इसलिए हमने 1906 में एक नया जिला बनाया और इसको रायपुर से विभाजित करके, अभी तक ये ऊपर वाला जिला बिलासपुर है, नीचे रायपुर है। अब रायपुर को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक जो क्षेत्र है वो दुर्ग कहलाएगा और दूसरा रायपुर। हालांकि ये अभी संभाग नहीं बना है, ये केवल जिले के रूप में स्थापित हुआ है। तो रायपुर से अलग होकर क्या बन गया?
दुर्ग बन गया। कब बन गया? 1906 में बन गया नया जिला। 1906 में दुर्ग जो है वो नया जिला बन गया। इस प्रकार वापस से जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब संबलपुर के जगह दुर्ग क्या है? हमारा एक नया जिला है। और 3 जिले किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आ रहे हैं। किस स्थिति में? 1906 की स्थिति में। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। 1906 के बाद सीधे हमको डेट याद रखनी पड़ेगी 1918 की। जब 1906 में पहली बार मानचित्र बन के सामने आया तो इसी को पहली बार अपनी पांडुलिपि के माध्यम से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि से ये बताया कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कैसा दिखता है। पांडुलिपि क्या होती है समझिएगा। एक तरीका होता है किसी भी क्षेत्र को बताने का कि हम उसका मैप बना दें कि ये क्षेत्र इस तरीके से दिखता है, और दूसरा तरीका कि मैं आपको बोल के बता दूं कि ये क्षेत्र ऐसा ऐसा यहाँ से यहाँ। जैसे आपको मान लीजिए कि बिलासपुर के गांधी चौक जाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर गांधी जी का पुतला होगा उसके आसपास दुकानें होंगी, वो क्षेत्र क्या होगा? गांधी चौक होगा। ये मैंने क्योंकि बोल के बताया या लिख के बताया इसलिए इसे पांडुलिपि कहते हैं। इसी प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहली बार अपनी पांडुलिपि से बताया था। उन्होंने कोई मैप नहीं खींचा था कि ये छत्तीसगढ़ है, लेकिन उन्होंने अपनी पांडुलिपि के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से पहली बार बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि जिसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, जिसके दक्षिण में गोदावरी नदी बहती है, जहाँ के लोग धान की कृषि करते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय ही कृषि है, वो क्षेत्र क्या कहलाया? छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा गया। क्योंकि इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ को डिफाइन किया, इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। जब पहली बार डिफाइन कर दिया पंडित सुंदरलाल शर्मा ने तो लोगों को लगा कि क्यों ना इसके लिए अलग राज्य ही बना दिया जाए छत्तीसगढ़ को। तो इसलिए मांग स्टार्ट हुई छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की। और 1924 में जो कांग्रेस की जो क्षेत्रीय शाखा थी, या इसको रायपुर शाखा कहा जाता है, इसके द्वारा मध्य प्रांत में मांग किया गया। मध्य प्रांत की विधानसभा में, मध्य प्रांत की व्यवस्थापिका के समक्ष मांग किया गया। रायपुर शाखा के कांग्रेस इकाई के द्वारा मध्य प्रांत की व्यवस्थापिका के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए की गई, छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए की गई पहली मांग थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए पहली मांग किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे कांग्रेस की क्षेत्रीय इकाई के द्वारा या रायपुर इकाई के द्वारा ये मांग की गई थी। कहां पर की गई थी? तो मध्य प्रांत की व्यवस्थापिका के समक्ष की गई थी। और ये छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए पहली मांग है। कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। 1924 में जब हमने मांग की तो व्यवस्थापिका ने हमको मना कर दिया कि ये मांग सफल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ कांग्रेस के नेता बस ये चाहे कि नया राज्य बन जाए तो हो नहीं सकता था, इसलिए शायद ये मांग जो है वो नहीं मानी गई। इसलिए कांग्रेस को लगा कि क्यों ना पहले इससे जनता को जोड़ा जाए। यदि छत्तीसगढ़ की जनता का जुड़ाव इस भावना से हो गया, इस विचार से हो गया, तो अवश्य मान जाएंगे अंग्रेज। इसलिए हम 1925 में एक संगठन बनाते हैं और इसके द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। इस संगठन का नाम था छत्तीसगढ़ सुधी संघ। छत्तीसगढ़ सुधी संघ। इस संघ के माध्यम से हम छत्तीसगढ़िया लोगों में जागृति लाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़िया लोगों में हम जागृति लाने का प्रयास करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों को जागृत करने के लिए बनाया गया पहला मंच है, ना कि छत्तीसगढ़ की राज्य की मांग के लिए। ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के लोगों में जागरूकता लाने के लिए बनाया गया ये पहला संगठन था, जिसका निर्माण 1925 में किया गया था। और इसके स्थापनाकर्ता का नाम है शिवदास पांडे।
इसको बनाने वाले कौन थे? तो शिवदास पांडे के द्वारा ये बनाया गया था। अब चूंकि शिवदास पांडे ने ये संगठन बना के प्रयास कर लिया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, तो सोचा कि अब मांग के देखते हैं। लेकिन व्यवस्थापिका के समक्ष एक बार मांग हो चुकी थी, तो वापस मांगना ठीक नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको कांग्रेस की राष्ट्रीय सम्मेलन में, राष्ट्रीय बैठक में मांग की जाए। और 1939 में होने वाली त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में यह मांग की जाती है कि छत्तीसगढ़ को क्या बना दिया जाए, एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई पहली मांग है, ये ध्यान रखना। कब की गई है? 1939 में। जो हमने इसके पहले देखा वो कांग्रेस के द्वारा की गई पहली मांग है। ये क्या है? राष्ट्रीय सम्मेलन में मांग की गई है पहली बार। ठीक है, वो पहली मांग है और ये राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली मांग है, दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार मांग की गई यदि ये पूछा जाए तो 1939, पहली बार कब मांगा गया तो 1924, दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। दो मांग की कौन कर रहा है यहाँ पर? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा कर रहे हैं। वहां पर कौन कर रहा था? तो कांग्रेस की क्षेत्रीय इकाई के द्वारा मांग की गई थी, जिसको हम प्रांतीय इकाई भी कहते हैं या रायपुर इकाई भी कहते हैं, उसके द्वारा मांग की गई थी। और यहाँ पर कौन मांग रहा है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद अगली डेट याद रखेंगे 1939 के बाद, क्योंकि हमारी मांग यहां पर भी नहीं मानी गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस नहीं मान रही तो हम संगठन बना के प्रयास करें। और हम देखते हैं कि 1946 में हम पहला संगठन बनाएंगे और इसका नाम याद रखेंगे हम छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के स्थापनाकर्ता ठाकुर प्यारेलाल थे, ठाकुर प्यारेलाल। और ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग के लिए बनाया गया पहला संगठन है, बनाया गया पहला संगठन। ठीक है, इसके पहले जो हमने संगठन बनाया था छत्तीसगढ़ सुधी संघ, याद रखिएगा, वो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया पहला संगठन था। जबकि छत्तीसगढ़ की मांग के लिए बनाया गया पहला संगठन ये है। जबकि छत्तीसगढ़ की पहली मांग किसने की थी? तो कांग्रेस की प्रांतीय इकाई के द्वारा किया गया था व्यवस्थापिका के समक्ष। राष्ट्रीय मांग कब की गई थी? तो 1939 में की गई थी। जबकि पहले संगठन बना के मांग की कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी। कौन बनाया था ये संगठन? तो ठाकुर प्यारेलाल बनाए थे। ये छत्तीसगढ़ को पहले मांग करने के लिए बनाया गया संगठन है, ये ध्यान रहेगा। इसी के बाद 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है और लगता है कि अब तो जरूरत ही नहीं रही इस संगठन की, अब हमारी सरकार होगी तो वो तो मान ही जाएगी। और इस प्रकार से ये संगठन ज्यादा दिन तक काम ही नहीं कर पाया और 1947 में हमको क्या मिल गई? स्वतंत्रता मिल गई। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे वीडियो को और चैनल्स को। इसमें आपके लिए लगातार हम नए नए अपडेट्स के साथ अवेलेबल रहेंगे। अगली क्लास में फिर से बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।